अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, IMF मुआहदा इस वक्त हमारे लिए, हमारी हुकूमतों के लिए, हमारी मईशत के गले की हड्डी बन चुका है। ये मुआहदा ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप पिछली हुकूमत की नाअहली की कहिए या मौजूदा हुकूमत की एक बदइंतजामी कहिए कि इस वक्त जो मईशत जिस डगर पर चल रही है, जो एक आम पाकिस्तानी, एक गरीब आदमी या एक आम मुतवस्सित, अगर आप लोअर मिडिल क्लास बात करें, मिडिल क्लास बात करें, कितना परेशान है। यकीन जानिए कि मैंने कल एक फैमिली को एक अंडे में 3 लोगों को शेयर करते हुए देखा है। यकीन मानिए कि एक अंडे को जब 3 लोगों में मैंने शेयर करते हुए देखा है तो इसका जवाब जो है वो शौकत तरीन साहब को भी देना होगा, मिफ्ता इस्माइल साहब को भी देना होगा, इसका जवाब इमरान खान को भी देना होगा और इसका जवाब शहबाज शरीफ को भी देना होगा कि इस मुल्क की पॉलिसीज को कहां लेकर जाया जा रहा है कि अवाम आज बहुत परेशान है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन साहब। सर, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। बहुत ज्यादा इबाम है, इस वक्त हम परेशान हैं और यकीनन कुछ कड़े सवालात हैं वो आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि सूरत हाल यहां तक जो पहुंची है, IMF कहता है कि आपकी हुकूमत ने जो हमसे वादे किए थे, जो मुआहदे किए थे, उससे इन्हिराफ किया था और सब्सिडी को लेकर, जो पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर, फ्यूल के ऊपर, बिजली के ऊपर आपने सब्सिडी फराम की, उसे एक पॉलिटिकल गिमिक कहा जा रहा है और इस हुकूमत का भी यही कहना है। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर तहरीक अदम एतमाद नाकाम हो जाती, इमरान खान बरसर इख्तिदार रहते, तो क्या आपके लिए मुश्किल नहीं था इन हालात को जो है इस चैलेंज से निपटना? क्या आप सब्सिडी कंटिन्यू रखते या आप सब्सिडी उठाते? जब आप $85 पर बैरल के ऊपर सब्सिडी दे गए थे, वो अब $120-25 पर बैरल तक आ गई है। तरीन साहब प्लीज। देखिए, पहले तो आप मफरूजों पे बात मत करें। आप मफरूजों पे बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि IMF ने ये कहा कि आप ये करके करेंगे। कोई ऐसी बात नहीं। 28 मार्च को जो मेरी लास्ट उनसे मुलाकात हुई है, उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की थी कि हम ऐसा ये जो सब्सिडी वाला दे रहे हैं वो गलत काम है। नहीं, उन्होंने सिर्फ 2 चीजें कही थी। उन्होंने कहा था जी, ये आपने जो सब्सिडी दी है 4 महीनों के लिए, ये कहां से पूरा करेंगे? और मैंने उनको बताया था कि आप ये 4 चीजें हैं जिससे पूरा करेंगे, जिसके बीच में हमारा जो PSDB था 100 बिलियन, और फिर मैंने कहा था आप 140 बिलियन प्रोविंसेस देंगे, 120 बिलियन के हमारे जो डिविडेंड्स हैं, और फिर हमारे FDR 50 देगा और ग्रांट से 60 बिलियन हम कम करेंगे। उन्होंने कहा था 2 चीजें, आप प्रोविंसेस से ये हमें कंफर्म करवा देंगे, वो पैसे देंगे, और वो उन्होंने कहा था हम कर देंगे। और फिर सब्सिडीज का जो 625 बिलियन पड़ा हुआ था और उसमें से हमने 120 बिलियन तो उन कंपनीज ने कहा वो भी हम कर देंगे। तो ये मफरूजे मत करें ना आपके जी। IMF ने कब उन्होंने स्टेटमेंट दी है, ऑफिशियली क्या स्टेटमेंट दी है उन्होंने कि भाई ये लोग ये करके गए? ये हुकूमत कह रही है ना, ये हुकूमत क्यों नहीं गई? इनकी नालायकी है। देखो, उस वक्त जब हम करके जा रहे थे, उस वक्त सब्सिडी सिर्फ 25 रुपए पेट्रोल पे थी और 22 रुपए जो थी डीजल पे थी, और वो जो 100 बिलियन जो था वो तो PSDB से भी निकल सकता था। वो जब निकाल लेते अप्रैल के महीने में, तो मई में ये बढ़ा देते कीमतें। किसने रोका था इनको? तो इसलिए सिर्फ बात ये है कि आप इस तरह की बातें ना करें। और दूसरी चीज सर, यही तो हम जानना चाह रहे हैं कि हम जो कंफ्यूजन है वो यही है, हम यही आपसे जानना चाह रहे हैं। बात यह है कि आप मैंने नहीं वो किया इकोनॉमिक सर्वे प्रिंट, इन्होंने प्रिंट किया। उसके बाद जो है पिछले 17 साल में सबसे ज्यादा ग्रोथ हो रही थी, पिछले 2 सालों में एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो रही थी, मैन्युफैक्चरिंग की ग्रोथ हो रही थी, सर्विसेज में ग्रोथ, हाईएस्ट एक्सपोर्ट, हाईएस्ट रेवेन्यूज, हाईएस्ट रेमिटेंसेस, ये सारी चीजें हो रही थी। तो आप मत कहें ये कि पिछली हुकूमत ये छोड़ के चली गई, कि इनकी नालायकी हमारे पर मत डालें। अब आप बात करें कि शौकत साहब आपने क्या करना था, क्योंकि उसके बाद आप चले गए तो वही जो 20-25 रुपए की सब्सिडी थी वो उसकी कीमतें चढ़ गई, पेट्रोल की भी चढ़ गई और डीजल की भी चढ़ गई। तो मैंने बहुत दफा समझाया, लेकिन आपके प्रोग्राम पे मैं नहीं आया, तो मैं अभी समझा देता हूँ जी। वो ये है कि हमने जो हमारे पास 3-4 महीने थे, उसके बीच में हमने रूस से जाके जो डिस्काउंटेड तेल लेना था, जिसमें हमने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी थी और प्रेसिडेंट इमरान खान की बात हो चुकी थी। उसके बाद
हमने टारगेटेड सब्सिडी देनी थी उन 4 महीनों में। हमने मतलब करने को एक सिस्टम हमने करना था जिसमें मोटरसाइकिल, छोटी गाड़ियों के ऊपर हमने वो देना था। तीसरी चीज कि हमने रेवेन्यू ज्यादा इकट्ठे करने थे। आज की डेट में 7,470 बिलियन ये इकट्ठा कर रहे हैं अगले साल, इस साल के लिए जो 23 आ रहा है। और हमारा जो तखमीना था वो 8,000 बिलियन था। 500 से ज्यादा बिलियन हमने इकट्ठा करना था, जिसमें पार्टली हमने इसको यूज करना था। तो हम तो ये ना करते जो ये कर रहे हैं, इसलिए ना करते कि हमें पता है कि ये जो है ये सुपर साइकिल है और ये सुपर साइकिल किसी वक्त नीचे जाएगा। तो हम क्यों ना अपने लोगों को प्रोटेक्ट करें, जिसे हम कर रहे थे। क्यों? आईएमएफ का प्रोग्राम तो आज का तो नहीं है ना। दिसंबर तक तो आयशा गौस पाशा ने भी कहा कि आईएमएफ कह रहा है कि दिसंबर तक तो प्रोग्राम बिल्कुल ठीक है। उसके से पहले 2.5 साल हम भी भुगते रहे हैं। सुपर साइकिल भी पिछले जून से बढ़ा है, तो वो भी हम भुगत रहे थे। हम पास ऑन नहीं कर रहे थे महंगाई सारी। सर वो दिसंबर तक बिल्कुल सही कह रहे हैं। फरवरी में सर जाके जो मामला थोड़े से चेंज हुए, वहां की बात थी। अच्छा दूसरा आगे बढ़ते हैं। आपने भी तस्करा किया रशिया से ट्रेड के हवाले से। आप पाकिस्तान में जो है कॉर्पोरेट सेक्टर, पाकिस्तान में बैंकिंग सेक्टर बाबाए कंज्यूमर बैंकिंग माने जाते हैं। सर ये भी बताइएगा, आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को। रशिया के ऊपर जब यूएस की और आप कह लें कि यूरोपीय ममालिक की एक सैंक्शन है, तो हम किस तरीके से आगे बढ़ सकते थे? इस वक्त खान साहब की हुकूमत होती तो क्या आप जाके रशिया से, आपके लिए मुमकिन था कि आप उस ट्रेड को या उस चीज को एग्जीक्यूट करते? इंडिया की मिसाल दी जाती है। इंडिया का जरा उनका फॉरेक्स रिजर्व्स उठा के देखें, हम तो $1 अरब के लिए लेटे हुए हैं यहां पर। जनाब बात सिर्फ इतनी है कि इंडिया कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, बांग्लादेश कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, अगर श्रीलंका कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हेलो, बट एट व्हाट कॉस्ट सर? व्हाट कॉस्ट जो उनको पड़ रही है वही कॉस्ट होगी हम यार। हम क्या कमाल है यार। नहीं, मैं उस सियासी कीमत की बात कर रहा हूँ सर। मैं उस सियासी कीमत की बात कर रहा हूँ, सियासी कीमत की। बैंकिंग ना सिखाएं। मैं आपको बता रहा हूं कि बैंकिंग जो है वो अगर इंडिया कर सकता है, उनकी जो एलसीज अगर खोल सकते हैं वो हम भी खोल सकते हैं। तो सैंक्शन नहीं लगी हुई इस वक्त, देयर आर नो सैंक्शंस। आपको ये समझ आनी चाहिए। बिकॉज जब इसको बेकी ने, एंडरसन ने पूछा अपना इसको, आपका ये जो फाइनेंस मिनिस्टर को, कि भाई तुम अगर वीट इंपोर्ट करते हो तो उसमें सैंक्शन नहीं है, तो आपको तेल पे सैंक्शन क्यों लगेंगे? तो उसको वो जरा थोड़ा सा घबरा गया। द वेरी फैक्ट इज कि आप ये कह रहे हैं कि हमारे पास हमारे रिजर्व नहीं है, तो इस वजह से हमारी जो हम उनसे वो इंपोर्ट नहीं कर सकेंगे। मैं इससे डिसएग्री करता हूं। द वेरी फैक्ट इज कि हमारे पास जाहिर है वी हैव अ फंक्शनिंग बैंकिंग सेक्टर, और जिस तरीके से इंडिया का है उसी तरीके से बांग्लादेश का है, उसी तरीके से श्रीलंका का है। इंडिया में हैव लॉट ऑफ रिजर्व इन द क्लाउड, बट श्रीलंका एंड बांग्लादेश वो तो हमारी साइज से, श्रीलंका तो हमारे से भी छोटा है और बांग्लादेश इज आवर साइज। तो इन एग्रीमेंट्स की, इन मुआहदों की जो सेंटिटी होती है वो तो स्टेट टू स्टेट होती है ना। हुकूमत पाकिस्तान की रशिया के साथ हुकूमतें अगर तब्दील भी हो तो उसमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा क्यों है? इस हुकूमत के पास क्या ऑप्शन है, ये मैं जानना चाहूंगा। बिल्कुल है यार, हमने खत लिख दिया, उन्होंने उसके बाद इन्होंने उधर जाना तक का भी, कुआं भी किसी प्यासे के पास चल के आया। आपने सीधी बात है, जब इसने CNN में बात की है तो जाहिर है कि ये बेसिकली इस चीज से अमेरिकनों से डर गए हैं। ये अमेरिकन इनको प्रेशर डाल रहे हैं, तो ये उससे डरे हुए हैं। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं सर। ये बजट के हवाले से, बजट में जो एक पहाड़ खड़ा कर दिया गया है टैक्सों का, स्पेशली सुपर टैक्स को अगर हम उठा के देखें, क्या इस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी, पाकिस्तान का कॉर्पोरेट सेक्टर, जो कि जाहिर है कि सबसे बड़ा, अगर कहीं पर लोगों के लिए जॉब वैकेंसीज अगर निकलती हैं, एम्प्लॉयमेंट्स निकलती हैं, इस तरह किस तरह से देख रहे हैं इसको? ये कितना गजब ढाएगा सुपर टैक्स? सुपर टैक्स तो छोड़ो यार, इन्होंने तो पूरा, हमने प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम लेके आ रहे थे और लेके आ गए थे, और उसको अभी बढ़ावा देना था। बिकॉज 5 प्रोग्राम हमने शुरू किए थे ब्रॉडनिंग के। 43 मिलियन में टैक्स पेयर्स का डेटा छोड़ के आया, जिसके बीच में नॉट ओनली उनकी इनकम लेवल्स हमने डिटरमिन कर ली थी थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस,
बट हमने उसके ऊपर टैक्स भी डिनम कर दिया और पोर्टल पर सिर्फ चढ़ना था अप्रैल, और उसके बाद हम ज्यादा टैक्स पेयर्स लेके आ जाते हैं। फिर हमने रिटेलर्स के लिए टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे। Exactly. फिर सप्लाई चेन को हम कैप्चर कर रहे थे टेक्नोलॉजी के थ्रू। फिर हम उसके बाद ट्रैक एंड ट्रेस के ऊपर चले गए थे। फिर उसके बाद ये सिंगल विंडो, सब का सब इन्होंने धरे का धरा कर दिया। इसलिए ये इनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज है। ये जो रिटेलर है, 9 मिलियन रिटेलर है, वो इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है। वो जाहिर है ये इनको जब डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं हम, इनकी जो शॉप्स हैं, बड़ी बड़ी जो रिटेल शॉप्स हैं, इनको एफबीआर के साथ, तो बीच में खांचा तो खत्म हो जाता ना। इन्होंने उसको फिक्स टैक्स पे कर दिया। कैन यू इमेजिन? हम रिटार्ड हो गए, हम वापस चले गए। एग्जैक्टली जब आपसे भी हमारी बात हुई और शब्बर जैदी साहब से भी बात हुई, जो पिछली हुकूमत में फाइनेंशियल इंक्लूजन के हवाले थी, मुल्क की मईशत को डॉक्यूमेंट के हवाले करने के हवाले से बात की जा रही थी, उसमें स्पेशली रिटेलर ये जो फिक्स टैक्स रिजीम है, ये तो हम कई कदम बल्कि कई साल पीछे चले गए। अगर हम देखें मुल्क की मईशत को दस्तावेजी बनाने का जो एक हमारा टारगेट था, जो हदफ था, जो ड्राइव थी, वो तो बहुत बुरी तरीके से मुतासिर हुई है। और उसमें देखे ना इमरान मियां, पहली बात तो ये है कि ये इसमें डर होता है कि यार फिक्स में तो कम से कम हमें पता ना कितने पैसे आ जाएंगे, लेकिन जो हम करने जा रहे थे वो हम उनसे रिस्क ले रहे थे, लेकिन इट वाज द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। और फिर हुआ क्या उससे इमरान मियां? हुआ ये कि 4700 बिलियन से हम 58 का हमने बजट दिया और 6100 किया, और उसमें जो है तेल का जो 17% था वो भी हमने माफ किया हुआ था, वरना तो 6400 अरब हो जाता। और हम अभी बता रहे हैं मैं आपको कि हमारा जो टारगेट था वो 8000 बिलियन और उससे भी ज्यादा होता, क्योंकि हमारी ग्रोथ 6% चल रही थी और इस साल हमारी ग्रोथ थोड़ी उससे ज्यादा होती। तो इन्होंने तो बिल्कुल उसका पूरे का सत्यानाश कर दिया। और फिर आप 80 बिलियन सैलरी के ऊपर एडिशनल टैक्स लेके आ गए हैं। और ये जो प्रोडक्टिव साइड है, देखिए ना, ये कहते हैं हमने अमीरों पे टैक्स बढ़ा दिया। अगर यार इन जो 15 इंडस्ट्री पे आपने लगाया है या 13 इंडस्ट्री पे जो लगाया है, ये तो इकोनॉमी की प्रोडक्टिव साइड है जिसके ऊपर आपने टैक्स लगा दिया। उससे क्या होगा? उससे एक तो जाहिर है दिल पास ऑन द टैक्स टू दी कंज्यूमर, ऑल्सो आपकी प्रोडक्शन कम होगी, आपकी ग्रोथ कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट होगी और गुर्बत होगी। यानी आप उनके शेयर होल्डर्स के ऊपर लगा सकते थे, मालिकान की इनकम के ऊपर लगा सकते थे, रादर देन कि आपने बिजनेस के ऊपर लगा दिया और एक लिक्विडिटी क्रंच भी होगा और वो पास ऑन भी होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक सर, जीडीपी ग्रोथ की बार बार बात हो रही है, हम हमेशा एशियन टाइगर बनने की तरफ चलते हैं। बात यह है कि हमारा जो बिजनेस मॉड्यूल है, जो हमारी ग्रोथ पैटर्न और मॉड्यूल है, यही मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था। हम अफोर्ड नहीं कर सकते सर 5, 5.5, 6% की ग्रोथ, क्योंकि जब भी हम उस साइड से जाते हैं हमारी इंपोर्ट्स बिल जो है वो हमारा बर्स्ट होने जाता है। तो एक मॉडरेट 3.5, 4% की ग्रोथ आप लेके चले इसको सस्टेनेबल, उसमें हम क्यों जाते हैं 6% ग्रोथ की बात करते हैं? हमें तो सबसे पहले ये देखना चाहिए। लेकिन जी हमने पहले भी कहा था, शुरू में मैंने जब बजट दिया था पिछले जून, मैंने कहा था इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। मैं आपसे बिल्कुल ये इत्तेफाक करता हूं कि हमें सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जाना है, लेकिन हमने सस्टेनेबल ग्रोथ की तरफ जा रहे थे। आप देखें ना, इस वक्त जो है कोई जो है ओवर हीटिंग की वजह से जो इकोनॉमी जो है उसके बीच में ये करंट अकाउंट डेफिसिट नहीं आया। अगर करंट अकाउंट डेफिसिट जो हम जो 9 महीने के लिए छोड़ गया 13.2 बिलियन डॉलर, तो वो इस वजह से था कि आपका तेल जो था, तेल की कीमत में 8 बिलियन के इजाफा हुआ, वैक्सीन 3 बिलियन हुई तो ये 11 हो गए, 1 बिलियन कोयला और 1 बिलियन आपका खुर्दनी तेल, तो ये 13 बिलियन जो है 13.8 में थी। इसका मतलब है ये सुपर साइकिल जैसे नीचे आता तो हमारा करंट अकाउंट भी बैलेंस में होता, हमारी जो इन्फ्लेशन है वो भी बैलेंस में होती। तो हम उस तरफ चल रहे थे। किस तरह चल रहे थे? हम इसलिए चल रहे थे कि हमने एक्सपोर्ट्स के ऊपर पैडल रखा हुआ था, हमने रेमिटेंसेस बढ़ाई हुई थी और हमारी आईटी के ऊपर बहुत जोर था, जो एक किस्म से 47% से बढ़ रही है। ये सारी कर रहे थे ताकि ब्रिज हो ये गैप जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो मैं आप लेकिन और चीजों पे भी काम कर रहे थे। वो क्या थी? ये 2 और चीजें हैं जो कि हमारी ये जो है सस्टेनेबिलिटी देखी। एक है सेविंग रेट, जिसके ऊपर आपने अभी जिसका वो एक इशारतन बात की है। हमारा सेविंग रेट सिर्फ जस्टिफाई कर सकता है 3.5-4% की ग्रोथ। हमने उस सेविंग रेट को बढ़ाना है। ये जितने मुल्क हमारे इर्द गिर्द हैं उन्होंने 29, 30, 32% सेविंग रेट किया हुआ है। उसमें हम काम कर रहे थे विद स्टेट बैंक पाकिस्तान। फिर दूसरा है प्रोडक्टिविटी इन द इंडस्ट्री एंड इन एग्रीकल्चर।
उस पे हमने लॉन्च कर दी प्रोग्राम। हबीब बैंक ने एग्रीकल्चर पे मैसिव प्रोग्राम लॉन्च किया हुआ है। हमने चाइना को कहा था हमें एग्रीकल्चर पे आप प्रोडक्टिव भी करवा के दें, तो इसमें हम चल रहे थे ताकि हमें सस्टेनेबिलिटी हो। ये 5-6% की हो। अब सर मौजूदा देखें नहीं, हमारी पॉपुलेशन जो ग्रोथ है जी, उसके लिहाज से अगर हम 2-3% चलेंगे तो वी आर गोइंग नोवेयर। ठीक सर, मौजूदा हालात में जो हम अपने एक्सचेंज रेट को भी देखें और पॉलिसी रेट को भी देखें, इन दोनों के तनाजुर में पाकिस्तान की डोमेस्टिक इकोनॉमी, सवाल ही नहीं पैदा होता कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक इकोनॉमी जो है वो पनपे, वो उठे ऊपर। ये तो बहुत बड़ा प्रेशर है इस वक्त दोनों चीजों का। जी बिल्कुल, देखें एकदम आपने आ गए और आते ही आपने कहा कि यार फिस्कल डेफिसिट 10%। अरे भाई 6,400 अरब रुपए की बात कर रहे थे, हम कह रहे थे 4,200 होगा। तो बैंकों ने कहा अरे भाई ये तो इसका मतलब है कि ये तो तकरीबन 2,200-2,400 बिलियन और अगर इन्होंने बोरो किया, उन्होंने डिस्काउंट रेट कुछ था उसके ऊपर 1.5-2% अपना रेट चढ़ा दिया और वो 11.5% से शुरू हुए और वो अभी 15.5 पे। ये आपका कायदोर है। तो ये इनकी, जब अभी पता चला कि नहीं जी वो तो नहीं था 6,400, वो तो 5,000 है और कंसोलिडेटेड अगर वो ले लें प्रोविंसेस का करके वो तो 4,500 है। अच्छा, तो इनकी मतलब नाअहली की बात है। फिर इन्होंने कहा कि आप एक्सचेंज रेट की बात है कि 22 बिलियन का तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो गई होगा। अरे भाई किधर से होगा? अब जब इन्होंने कहा 22 बिलियन का होगा, लोगों ने कहा हो डॉलर तो कम हो जाएंगे और रुपए पे जोर पड़ गया। इस वक्त आपका रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट 182-183। उसकी वजह से सारे लोगों ने प्रेशर जैसे पड़ा, उन्होंने, आपको पता है कि डॉलर जो होल्डिंग होनी शुरू हो जाती है, एक्सपोर्टर लेके नहीं आता और प्रेशर वो 212 पे चला गया। तो देखिए जब एक चीज होती है पोलिटिकल अनसर्टेनिटी, पोलिटिकल अनसर्टेनिटी ब्रीड्स इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी। वो तो थी ही थी क्योंकि आपने एक सिटिंग गवर्नमेंट को हटा दिया। दूसरी फिर इकोनॉमिक जो नाअहली है, जो इस किस्म की स्टेटमेंट्स, इस किस्म की आपने जिसको कंफ्लिक्टिंग स्टेटमेंट देना शुरू कर दी मार्केट को, तो मार्केट तो घबरा गई। सही। अब ये बताइए, इसहाक डार साहब के आने की नवीद है, वो आ रहे हैं और जाहिर है कि वो कलमदान जो है उनके पास होगा। मिफ्ता इस्माइल साहब जो है वो जरा साइड बैठेंगे। बहुत ज्यादा जो है वो तुर्श और हार्श और सख्त फैसले जो है वो ले लिए गए। कितना मुमकिन होगा डार साहब के लिए इस इकोनॉमी को संभालना? क्या क्राइसिस ओवर हो चुका है या अभी आप और देखने के प्रॉब्लम्स हैं? मेरा ख्याल में तो सर एक ही इसका हल है और वो हल डार साहब का आने या किसी और जाने से नहीं है। डार साहब तो अभी भी इन्वॉल्व है। ये सीधा इसका हल है कि इलेक्शंस करवाएं, साफ और शफाफ इलेक्शन करवाएं, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन करवाएं, नई हुकूमत आए जिसमें इन्वेस्टर्स को, जिसमें मार्केट को कॉन्फिडेंस हो और मार्केट कहे कि ये अब जो है ये जो डिसीजन लेंगे इसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं इस इकोनॉमी में। बहुत बहुत शुक्रिया। डार साहब अगर अभी भी तो बैठ के वहां से वो डिक्टेट करें। और ये आपकी बात सही है, 3-3, 4-4 लोग हैं जो कि मिफ्ता को समझा रहे हैं कि भाई ये करना है वो करना है। मैं देखें मतलब ही इज द फाइनेंस मिनिस्टर, मैं तो जानता हूँ कि शरीफ आदमी, अच्छा आदमी, लेकिन उसको वो कंफ्यूज्ड है, उसको 10 किस्म के मशवरे मिल रहे हैं। और मैं जब होता था फाइनेंस मिनिस्टर, ऑब्वियसली मतलब सैकड़े हम लोग डिसीजन लेते थे महीने में, लेकिन ये नहीं होता था मैं 4 बंदों से मैं अरे ठीक है मुशावरत होती है, उस कमेटी में मुशावरत होती है, हम डिसीजन ले लेते थे। ये नहीं है कि मैं जनाब 2 फाइनेंस मिनिस्टर बाहर बैठे हुए हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया शौकत तरीन साहब, मौजूदा मुआशी हालात पर IMF के प्रोग्राम और इस वक्त जो पेचीदा हाल है मुल्क की मईशत की, इसके ऊपर हमसे बात कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया नाज़रीन, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।